नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 10 सामाजिक विज्ञान चैप्टर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कोष्टक में दिए गए सही विकल्प का प्रयोग कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, सेवा क्षेत्रक में रोजगार में उत्पादन के समान अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है। ख, कृषि क्षेत्रक में श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। ग, संगठित क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है। घ, भारत में बड़ी संख्या में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अंग, कपास एक प्राकृतिक उत्पादक है और कपड़ा एक विनिर्मित है। च, प्राथमिक द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां परस्पर निर्भर हैं। प्रश्न नंबर 2, सही उत्तर का चयन करें। अ, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र आधार पर विभाजित है। क, रोजगार की शर्तें। ख, आर्थिक गतिविधि के स्वभाव। ग, उद्यमों के स्वामित्व। घ, उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या। इसका सही आंसर है ख, आर्थिक गतिविधि के स्वभाव। ब, एक वस्तु का अधिकांशत प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन डैश क्षेत्र की गतिविधि है। क, प्राथमिक। ख, द्वितीय। ग, तृतीय। घ, सूचना प्रौद्योगिकी। इसका सही आंसर है ग, तृतीय। क्वेश्चन नंबर 100, किसी विशेष वर्ष में उत्पादित डैश के मूल्य के कुल योगफल को जीडीपी कहते हैं। ऑप्शन क, सभी वस्तुओं और सेवाओं। ख, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं। ग, सभी मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं। घ, सभी मध्यवर्ती एवं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं। इसका सही आंसर है घ, सभी मध्यवर्ती एवं अंतिम वस्तुओं और सेवाएं। द, जीडीपी के मदों में वर्ष 2003 में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी डैश है। ऑप्शन क, 20% से 30% के बीच। ख, 30% से 40% के बीच। ग, 50% से 60% के बीच। घ, 70%। इसका सही आंसर है ग, 70%। 50% से 60%। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कृषि क्षेत्र की समस्याएं। नंबर 1, अशिक्षित भूमि। नंबर 2, फसलों का कम मूल्य। नंबर 3, कर्ज भार। नंबर 4, मंदी काल में रोजगार का अभाव। नंबर 5, कटाई के तुरंत बाद स्थानीय व्यापारियों को अपना अनाज बेचने की व्यवस्था। कुछ स्वाभाविक उपाय। अ, कृषि आधारित मिलों की स्थापना। ब, सहकारी विपणन समिति। स, सरकार द्वारा खाद्यान्नों की वसूली। द, सरकार द्वारा नहरों का निर्माण। य, कम ब्याज पर बैंकों द्वारा साख उपलब्ध कराना। प्रश्न नंबर 4, असंगत की पहचान करें और बताइए क्यों। क, पर्यटन निर्देशक धोबी दर्जी कुम्हार। ख, शिक्षक डॉक्टर सब्जी विक्रेता वकील। ग, डाकिया मोची सैनिक पुलिस कांस्टेबल। घ, एमटीएनएल भारतीय रेल एयर इंडिया सहारा एयरलाइन ऑल इंडिया रेडियो। उत्तर क, पर्यटन निर्देशक असंगत है क्योंकि धोबी दर्जी कुम्हारे आर्थिक गतिविधियों में लगे हैं जिससे उन्हें धन प्राप्त हो रहा है, जबकि पर्यटन निर्देशक अनार्थिक क्रिया कर रहे हैं। ख, सब्जी विक्रेता असंगत है क्योंकि बाकी तीनों
तृतीय क्षेत्र में लगे हैं, जबकि सब्जी विक्रेता तृतीय क्षेत्र में नहीं आता। ग मोची असंगत है क्योंकि डाकिया, सैनिक, पुलिस, कांस्टेबल सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं, जबकि मोची निजी क्षेत्र में हैं। प्रश्न नंबर 5, एक शोध छात्र ने सूरत शहर में काम करने वाले लोगों से मिलकर निम्न आंकड़े जुटाए हैं। कार्यस्थान, रोजगार की प्रकृति, श्रमिकों का प्रतिशत। नंबर 1, सरकार द्वारा पंजीकृत कार्यालयों और कारखानों में संगठित 15, औपचारिक अधिकार पत्र सहित बाजारों में अपनी दुकान, कार्यालय और क्लिनिक 15, सड़कों पर काम करते लोग, निर्माण श्रमिक, घरेलू श्रमिक 20, छोटी कार्यशालाओं जो प्राय सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं हैं। उत्तर, तालिका को पूरा कीजिए। इस शहर में असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की प्रतिशत क्या है? कार्यस्थान, रोजगार की प्रकृति, श्रमिकों का प्रतिशत, सरकार द्वारा पंजीकृत कार्यालयों और कारखानों में संगठित 15, औपचारिक अधिकार पत्र सहित बाजारों में अपनी दुकान, कार्यालय और क्लिनिक संगठित 15, सड़कों पर काम करते लोग, निर्माण श्रमिक, घरेलू श्रमिक असंगठित 20, छोटी कार्यशालाएं जो प्राय सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं है असंगठित 50। इस शहर में असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या 70% है। प्रश्न नंबर 6, क्या आप मानते हैं कि आर्थिक गतिविधियों का प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र में विभाजन की उपयोगिता है? व्याख्या कीजिए कैसे? उत्तर, समाज में लोग अपनी आजीविका कमाने के लिए विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों में लगे रहते हैं। कोई वस्तु का उत्पादन करता है, कोई वस्तुओं को बेचता है या फिर अन्य काम में लगे रहते हैं। इन सब आर्थिक क्रियाओं को तभी समझा जा सकता है जब उन्हें विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाए। इसलिए विभिन्न आर्थिक क्रियाओं को प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र में बांटकर उन्हें समझने का प्रयास किया गया है। प्राथमिक क्षेत्र में केवल वह क्रियाएं शामिल की गई हैं जो प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके ही की जा सकती हैं, जैसे कृषि कार्य, पशुपालन आदि। द्वितीय क्षेत्र में वे क्रियाएं शामिल हैं जो प्राथमिक क्षेत्र के संसाधनों का प्रयोग करके विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करती हैं, जैसे गन्ने से चीनी बनाना तथा कपास से कपड़ा तैयार करना। तृतीय क्षेत्र में किसी वस्तु का निर्माण न करके केवल सेवाएं प्रदान की जाती है, जैसे बैंकिंग, परिवहन तथा संचार सेवाएं आदि। यह महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं क्योंकि अन्य 2 प्रकार की क्रियाओं का विकास इन्हीं पर निर्भर करता है। प्रश्न नंबर 7, इस अध्याय में आए प्रत्येक क्षेत्रों को रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी पर ही क्यों केंद्रित करना चाहिए, चर्चा करें। उत्तर, इस अध्याय में आए प्रत्येक क्षेत्र को रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद पर ही केंद्रित करना चाहिए क्योंकि यह दोनों, रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यही हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के प्राथमिक लक्ष्य भी रहे हैं। हमने जाना कि तीनों क्षेत्रों का सकल घरेलू उत्पाद और रोजगार में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। समय के साथ साथ तीनों क्षेत्रों के योगदान में वृद्धि हुई है, परंतु सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का रहा है। हम जानते हैं कि रोजगार सभी क्षेत्रों में बढ़ा है, किंतु अभी भी भारत की लगभग 60% जनता प्राथमिक क्षेत्र में लगी हुई है। यह सारी जानकारी हमें तभी मिल पाई है जब हमने उसका सकल घरेलू उत्पाद तथा रोजगार के क्षेत्र में मूल्यांकन कर लिया है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक क्षेत्र को सकल घरेलू उत्पाद और रोजगार से जोड़कर कई लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे गरीबी निवारण, आधुनिक तकनीकी का विकास तथा आर्थिक क्षेत्र में विकास की असमानताओं को कम करना आदि। प्रश्न नंबर 8, जीविका के लिए काम करने वाले अपने आसपास के वयस्कों के सभी कार्यों की लंबी सूची बनाइए। उन्हें आप किस तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। उत्तर, जीविका के लिए काम करने वाले आसपास के वयस्कों को हम निम्नलिखित आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। क, कार्य की प्रक्रिया
कार्य की प्रकृति के आधार का वर्गीकरण। नंबर 1, प्राथमिक क्षेत्र वह सभी आर्थिक क्रियाएं जो प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग द्वारा की जाती हैं, उन्हें प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है, जैसे कृषि कार्य, खनन कार्य, मत्स्य पालन आदि। द्वितीय द्वितीय क्षेत्र, इस क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त विभिन्न उत्पादों का प्रयोग करके विभिन्न उपयोगी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, जैसे कपास से कपड़ा बनाना, गन्ने से चीनी बनाना आदि। नंबर 3, तृतीय क्षेत्र, इस क्षेत्र में किसी वस्तु का निर्माण नहीं किया जाता बल्कि सेवाएं प्रदान की जाती है। ये सेवाएं प्राथमिक तथा द्वितीय क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके अंतर्गत बैंकिंग, बीमा, रेलवे, संचार एवं परिवहन आदि को शामिल किया जाता है। ख, रोजगार की दशाओं के आधार पर वर्गीकरण। रोजगार की दशाएं किस प्रकार की हैं? इस आधार पर हम इसे दो भागों में बांट सकते हैं, संगठित क्षेत्र तथा असंगठित क्षेत्र। नंबर 1, संगठित क्षेत्र, इसमें वे गतिविधियां आती हैं जिनमें रोजगार की अवधि नियमित होती है तथा इन्हें सरकारी नियम को मानना पड़ता है। नंबर 2, असंगठित क्षेत्र, यह सरकारी नियंत्रण के बाहर होता है। इसमें रोजगार की अवधि तथा नियम, उपनियम आदि निश्चित नहीं होते हैं। ग, उद्योग के स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण। विभिन्न औद्योगिक इकाइयां किसके स्वामित्व में है, इस आधार पर इनका वर्गीकरण सार्वजनिक तथा निजी उद्योगों में किया जा सकता है तथा उपरोक्त आधारों पर हम अपने आसपास के लोगों को इस प्रकार से सूचीबद्ध कर सकते हैं। नंबर 1, किसान। नंबर 2, सरकारी स्कूल के अध्यापक। नंबर 3, वकील। नंबर 4, दर्जी। नंबर 5, धोबी। नंबर 6, डाकिया। नंबर 7, श्रमिक। नंबर 8, लिपिक। प्राथमिक क्षेत्र, तृतीय संगठित सार्वजनिक क्षेत्र, तृतीय संगठित सार्वजनिक क्षेत्र, तृतीय असंगठित सार्वजनिक क्षेत्र, तृतीय असंगठित निजी क्षेत्र, तृतीय संगठित सार्वजनिक क्षेत्र, तृतीय संगठित निजी क्षेत्र, तृतीय संगठित सार्वजनिक क्षेत्र। प्रश्न नंबर 9, तृतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्रकों से भिन्न कैसे है? सोदाहरण व्याख्या कीजिए। उत्तर, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों में किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है, जबकि तृतीय क्षेत्र में किसी वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाता बल्कि सेवाएं प्रदान की जाती हैं। तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में मदद करती हैं, जैसे प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं को ट्रकों और ट्रेनों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना तथा बाजार में बेचना आदि तृतीय क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की क्रियाओं में बैंकों, टेलीफोन, बीमा कंपनियों की आवश्यकता होती है। यह सभी तृतीय क्षेत्रकों के उदाहरण हैं। इस प्रकार तृतीय क्षेत्र सेवाएं प्रदान करता है जिसका उपयोग प्राथमिक व द्वितीय क्षेत्र की क्रियाओं के विकास के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 10, प्रछत्र बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से उदाहरण देकर व्याख्या कीजिए। उत्तर, प्रछन्न बेरोजगारी से अभिप्राय ऐसी परिस्थिति से है जिसे लोग प्रत्यक्ष रूप से काम करते दिखाई दे रहे हैं किंतु वास्तव में उनकी उत्पादकता शून्य होती है, अर्थात यही उन्हें उनके काम से हटा दिया जाए तो भी कुछ उत्पादकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भारत के गांवों में कृषि क्षेत्रों में बड़े पैमानों पर प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है, जैसे भूमि के एक छोटे से टुकड़े पर जरूरत से ज़्यादा श्रमिक काम करते हैं क्योंकि उनके पास कोई और काम नहीं है। इससे प्रच्छन्न बेरोजगारी की स्थिति पैदा होती है। इसी प्रकार शहरों में प्रचंड बेरोजगारी छोटी दुकानों में तथा छोटे व्यवसायों में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 11, खुली बेरोजगारी एवं प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच विभेद कीजिए। उत्तर, खुली बेरोजगारी वह परिस्थिति जिसमें किसी देश की श्रम शक्ति तो अधिक होती है किंतु औद्योगिक ढांचा छोटा होता है, वह सारी श्रम शक्ति को नहीं खपा पाता, अर्थात श्रमिक काम करना चाहता है किंतु उसे काम नहीं मिलता। यह बेरोजगारी भारत के अधिकतम औद्योगिक क्षेत्र में पाई जाती है।
प्रच्छन्न या गुप्त बेरोजगारी वह परिस्थिति जिसमें व्यक्ति काम में लगे हुए दिखाई देते हैं किंतु वास्तव में वह बेरोजगार होते हैं। जैसे भूमि के टुकड़े पर 8 लोग काम कर रहे हैं किंतु उत्पादन उतना ही हो रहा है जितना 5 लोगों के काम करने से होता है। ऐसे ऐसे में 3 अतिरिक्त व्यक्ति जो काम में लगे हैं वह छिपे हुए बेरोजगार हैं क्योंकि उनके काम से उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रश्न नंबर 12, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीय क्षेत्र कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा है। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन के कारण दीजिए। उत्तर, किसी भी देश के आर्थिक विकास में तृतीय क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। सभी विकसित देशों में सकल घरेलू उत्पाद का अधिकांश भाग तृतीय क्षेत्र से प्राप्त होता है। हम इस कथन से सहमत नहीं हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीय क्षेत्र कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहे हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारत की सकल घरेलू उत्पाद की तृतीय क्षेत्र की भागीदारी में वृद्धि हुई है क्योंकि योजना काल के दौरान वर्ष 1973 से 2003 तक 30 वर्षों में यद्यपि सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई किंतु तृतीय क्षेत्र के उत्पादन में सार्वजनिक वृद्धि हुई। इस काल में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 25% थी जबकि तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कोई 50% थी। इसी प्रकार रोजगार के आधार पर तृतीय क्षेत्र में रोजगार वृद्धि की दर लगभग 300% रही है जो तृतीयक व प्राथमिक क्षेत्र से कहीं ज़्यादा है। आरेख जीडीपी में क्षेत्रकों की हिस्सेदारी चित्र आप देख लीजिए। जीडीपी 0, 10%, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। जीडीपी 1973 से 2003 तृतीय क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक। आरेख 2 जीडीपी में क्षेत्रकों की हिस्सेदारी प्रतिशत। रोजगार 0%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%। 1973 से सन 2000 तक तृतीय क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक। चित्र आप देख लीजिए। प्रश्न नंबर 13, भारत में सेवा क्षेत्रक 2 विभिन्न प्रकार के लोग नियोजित करता है। यह लोग कौन है? उत्तर, भारत में सेवा क्षेत्रक में 2 विभिन्न प्रकार के लोग नियोजित करते हैं। हम इन कथन से पूर्णतः सहमत हैं। भारत में यह 2 प्रकार के लोग हैं। नंबर 1, अत्यंत कुशल और शिक्षित श्रमिक। नंबर 2, अकुशल तथा अशिक्षित श्रमिक। सेवा के क्षेत्र में अत्यंत कुशल और शिक्षित श्रमिक इसलिए लगे हैं क्योंकि आधुनिकीकरण के साथ साथ सेवा क्षेत्र में वृद्धि हो रही है। सूचना प्रौद्योगिकी के कारण अत्यंत कुशल श्रमिकों की सेवा क्षेत्र में आवश्यकता पड़ती है। दूसरी ओर बहुत अधिक श्रमिक में लोग छोटी दुकानों, मरम्मत कार्यों, परिवहन इत्यादि सेवाओं में लगे हुए हैं। यह अकुशल व अशिक्षित श्रमिक हैं। यह लोग बड़ी मुश्किल से जीविका निर्वाह कर पाते हैं और वे इन सेवाओं में इसलिए लगे हैं क्योंकि उनके पास कोई अन्य वैकल्पिक अवसर नहीं है। प्रश्न नंबर 14, असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण किया जाता है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थ के कारण दीजिए। उत्तर, असंगठित क्षेत्र छोटी छोटी और बिखरी इकाइयों से निर्मित होता है। इसमें नियमों का अनुपालन नहीं होता है। यह कम वेतन वाले रोजगार हैं। यहाँ अतिरिक्त समय में काम करने, सवेतन छुट्टी, बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं है। श्रमिकों को बिना किसी कारण काम से हटाया जा सकता है। असंगठित क्षेत्र में श्रमिक कम वेतन पर काम करते हैं। उनका प्राय शोषण किया जाता है। उन्हें उचित मजदूरी नहीं दी जाती। उनकी आय कम होती है और नियमित नहीं होती। इस रोजगार में संरक्षण नहीं है और न ही इनमें कोई लाभ है। प्रश्न नंबर 15, आर्थिक गतिविधियां रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती है? उत्तर, रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर आर्थिक गतिविधियों को 2
वर्गों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 संगठित क्षेत्रक, नंबर 2 असंगठित क्षेत्रक। नंबर 1 संगठित क्षेत्रक। संगठित क्षेत्र में वह उद्यम अथवा कार्य स्थल आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है। यह क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का पालन करना होता है। इसे संगठित क्षेत्रक कहते हैं। इसमें कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं। इसमें एक निश्चित समय तक की काम करने की आशा की जाती है। यदि वह अधिक काम करते हैं तो उन्हें अतिरिक्त वेतन दिया जाता है। वह सवेतन छुट्टी, अवकाश काल में भुगतान, भविष्य निधि, सेवानुदान पाते हैं। वह सेवानिवृत्ति पर पेंशन भी प्राप्त करते हैं। नंबर 2 असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र छोटी छोटी व बिखरी इकाइयों से निर्मित होता है। यह इकाइयाँ अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं। इसमें नियमों और विनियमों का पालन नहीं होता। यहाँ कम वेतन वाले रोजगार है और प्राय नियमित नहीं है। यह अतिरिक्त समय में काम करने, सवेतन छुट्टी, अवकाश, बीमारी के कारण से छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं है। रोजगार में भारी अनिश्चितता है। श्रमिकों को बिना किसी कारण के काम से हटाया जा सकता है। इस रोजगार में संरक्षण नहीं है तथा कोई लाभ नहीं है। प्रश्न नंबर 16 संगठित और असंगठित क्षेत्रकों की रोजगार परिस्थितियों की तुलना करें। उत्तर संगठित और असंगठित क्षेत्रों की रोजगार परिस्थितियों में बहुत अंतर पाया जाता है। इन दोनों क्षेत्रों की तुलना निम्नलिखित प्रकार से कर सकते हैं। क्रमशः संगठित क्षेत्रक, असंगठित क्षेत्रक। नंबर 1 यह क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। इसमें सरकारी नियमों विनियमों का पालन किया जाता है। नंबर 3 यहाँ रोजगार की अवधि नियमित होती है। इस क्षेत्र में कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं। इन्हें सवेतन छुट्टी, भविष्य निधि, सेवानुदान आदि प्राप्त होता है। नंबर 5 सरकारी संस्थाओं, सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं तथा बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करना इसके उदाहरण हैं। यह क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते। इनमें सरकारी नियमों विनियमों का पालन नहीं किया जाता। नंबर 2 यहाँ रोजगार की अवधि नियमित नहीं होती। नंबर 3 इस क्षेत्र में कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा नहीं मिलती। यहाँ सवेतन छुट्टी, भविष्य निधि, सेवानुदान आदि का कोई प्रावधान नहीं है। नंबर 5 विक्रय करने वाले श्रमिक तथा कबाड़ उठाने वाले लोग शामिल हैं। प्रश्न नंबर 17 रागारुगा ओ के उद्देश्य की व्याख्या कीजिए। उत्तर केंद्र सरकार ने भारत के 200 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए एक कानून बनाया है। इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 नरेगा 2005 कहते हैं। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1 उन सभी लोगों को जो काम करने में सक्षम हैं और उन्हें काम की ज़रूरत है और सरकार द्वारा वर्ष में 100 दिन की रोजगार की गारंटी दी गई है। नंबर 2 यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो वह लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी। नंबर 3 इस अधिनियम में उन कामों को वरीयता दी जाएगी जिनसे भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। प्रश्न नंबर 18 अपने क्षेत्र के उदाहरण लेकर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की गतिविधियों एवं कार्यों की तुलना कीजिए। उत्तर सार्वजनिक क्षेत्र वे उद्योग जो सरकारी तंत्र के अधीन होते हैं सार्वजनिक उद्योग कहलाते हैं। जैसे भारतीय रेल, लोहा इस्पात उद्योग, जहाज निर्माण आदि सार्वजनिक क्षेत्र में ऐसी वस्तुओं या सेवाओं का निर्माण होता है जो लोगों के लिए कल्याणकारी हैं। इनका उद्देश्य निजी हित या लाभ कमाना नहीं होता बल्कि सार्वजनिक लाभ इनका उद्देश्य होता है। इस क्षेत्र में वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत का निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है। निजी क्षेत्र में वह उद्योग जो निजी व्यक्तियों के स्वामित्व के होते हैं निजी क्षेत्र कहलाते हैं। इनमें वह उद्योग आते हैं जो आम जनता की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। जैसे टेलीविज़न, एयर कंडीशनर, फ्रिज आदि
बनाने वाले उद्योग। यह गतिविधियां निजी लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है। निजी क्षेत्र कल्याणकारी कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है। यदि वह ऐसा कोई काम करता भी है तो उसे अधिक कीमत लेता है। जैसे निजी विद्यालय सरकारी विद्यालय से अधिक फीस वसूलते हैं। निजी क्षेत्र की उद्योगों में वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण बाजारी शक्तियों द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 19, अपने क्षेत्र से एक एक उदाहरण देकर निम्न तालिका को पूरा कीजिए और चर्चा कीजिए। उत्तर, विद्यार्थी इस कार्य को स्वयं करे। सुव्यवस्थित प्रबंध वाले संगठन में वह संगठित क्षेत्र तथा अव्यवस्थित प्रबंध वाले संगठन में वह असंगठित क्षेत्र का हवाला दे सकते हैं। सुव्यवस्थित प्रबंध वाले संगठन, अब अव्यवस्थित वाले संगठन, सार्वजनिक क्षेत्रक, निजी क्षेत्रक। प्रश्न नंबर 20, सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधियों के कुछ उदाहरण दीजिए और व्याख्या कीजिए कि सरकार द्वारा इन गतिविधियों का कार्यान्वयन क्यों किया जाता है। उत्तर, सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधियों के 3 उदाहरण हैं: डाकघर, रेलवे तथा बैंक आदि। इन गतिविधियों का संचालन सरकार करती है। इसके कई कारण हैं। नंबर 1, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनकी आवश्यकता समाज के सभी सदस्यों को होती है, परंतु इन्हें निजी क्षेत्र उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं कराते हैं क्योंकि इनमें व्यवसाय बहुत अधिक होता है। नंबर 2, कुछ गतिविधियां ऐसी होती हैं जिन्हें सरकारी समर्थन की जरूरत पड़ती है। निजी क्षेत्र उन व्यवसायों को तब तक जारी नहीं रख सकते जब तक सरकार उन्हें प्रोत्साहित नहीं करती। नंबर 3, अधिकतर आर्थिक गतिविधियां ऐसी हैं जिनकी प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार पर है। इन पर वह करना भी सरकार की अनिवार्यता है। प्रश्न नंबर 21, व्याख्या कीजिए कि किसी देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र कैसे योगदान करता है। उत्तर, किसी देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान होता है क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। जब सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों का संचालन सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा किया जाता है, ऐसी गतिविधियां जिनकी आवश्यकता समाज के सभी सदस्यों को होती है, जैसे सड़कों, पुलों, रेलवे, पथों, बिजली आदि का निर्माण और बांध आदि से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना सार्वजनिक क्षेत्र का काम है। सरकार ऐसे भारी व समय उठाती है। सरकार किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए गेहूं और चावल खरीदती है, इसे अपने गोदामों में भंडारित करती है और राशन की दुकानों के मध्य से उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर बेचती है। इस प्रकार सरकार किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को सहायता पहुंचाती है। सभी के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराना जैसे प्राथमिक कार्य भी सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं। समुचित ढंग से विद्यालय चलाना और गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य है। इस प्रकार किसी देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 22, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को निम्नलिखित मुद्दों पर संगठन की आवश्यकता है। मजदूरी, सुरक्षा और स्वास्थ्य उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। उत्तर, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को मजदूरी, सुरक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर संरक्षण की आवश्यकता है। इसे निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर 1, मजदूरी। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को काम करने का समय निश्चित नहीं है। उन्हें 10 से 12 घंटे तक बिना ओवर टाइम के कार्य करना पड़ता है। इस श्रमिकों में प्राय रोजगार सुरक्षा का अभाव पाया जाता है। गरीबी के कारण ये प्राय कम मजदूरी दरों पर काम करने को तैयार हो जाते हैं, इसलिए उन्हें इस संदर्भ में सुरक्षा दी जानी चाहिए। इनके भी काम करने के घंटों तथा मजदूरी निश्चित होनी चाहिए। नंबर 2, सुरक्षा। इस क्षेत्र के श्रमिक प्राय जोखिम वाले कार्यों में संलग्न रहते हैं। छोटे जैसे ईंट उद्योग, कोयले की खानों आदि में कार्य करते हैं, अतः इनकी सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए। नंबर 3, स्वास्थ्य। यह श्रमिक गरीब होते हैं, इनको पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता। यह स्वास्थ्य के विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं। इन कारणों से इनकी स्थिति अच्छी नहीं होती। इनके स्वास्थ्य
के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने। प्रश्न नंबर 23, अहमदाबाद में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि नगर के 15 करोड़ श्रमिकों में से 11 करोड़ श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम करते थे। वर्ष 1997-98 में नगर की कुल आय 600 करोड़ रुपए थी। इसमें से 320 करोड़ रुपए संगठित क्षेत्र से प्राप्त होती थी। इस आंकड़ों को सारणी में प्रदर्शित कीजिए। नगर में और अधिक रोजगार सृजन के लिए किन तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए। 1997 उत्तर 1997 से 98 में अहमदाबाद नगर के आंकड़े। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, श्रमिकों की संख्या, आय लाख रुपए में। संगठित 4,32,000, असंगठित 11,28,000, कुल 15,60,000। इन आंकड़ों के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि संगठित क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र की तुलना में कम श्रमिक लगे हैं, किंतु उनकी आय असंगठित क्षेत्र से ज़्यादा है। इसका यह अर्थ हुआ कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को बहुत कम वेतन मिलता है। नगर में अधिक रोजगार के सृजन के लिए इन तरीकों पर विचार किया जा सकता है। उत्तर नंबर 1, शिक्षा के स्वरूप को बदलना होगा। शिक्षा तकनीकी तथा व्यावसायिक हो ताकि अधिक से अधिक लोग काम में लगें। नंबर 2, लोगों को स्वरोजगार प्रारंभ करने के लिए उचित वित्तीय तथा तकनीकी सहायता प्राप्त करानी चाहिए। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित तालिका में तीनों क्षेत्रों को का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) रुपए करोड़ में दिया गया। वर्ष 1950 प्राथमिक 80,000, द्वितीय 19,000, तृतीय 39,000। सन 2000 में 3,14,000, 2,80,000, 5,55,000। नंबर 1, वर्ष 1950 एवं 2000 में के लिए जीडीपी में तीनों क्षेत्रकों की हिस्सेदारी की गणना कीजिए। नंबर 2, अध्याय में दिए आरेख 2 के समान इसे दंड आरेख के रूप में प्रदर्शित कीजिए। नंबर 3, दंड आरेख से हम क्या निष्कर्ष प्राप्त करते हैं। उत्तर नंबर 1, वर्ष, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। 1950 98%, 14%, 28%। सन 2000 में 27%, 25%, 48%। नंबर 2, इन तालिका के आधार पर इस दंड आरेख का निर्माण किया जा सकता है। चित्र आप देख लीजिए। जीडीपी 0, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%। 1950 प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। सन 2000 प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक। नंबर 3, इस दंड आरेख से सिद्ध होता है कि सकल घरेलू उत्पाद में जहां प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 58% से 27% कम हो गया है, वहीं द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्रकों में वृद्धि हुई है। द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा 14% से 25% हो गया तथा तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा 28% से 48% हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।